नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से महानागायन सीरीज की संधि पर्व की तृतीय खंड को शुरू कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस महीने मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल की सदस्यता ज्वाइन कर या आप हमारे वीडियो पर सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपने इस महीने मदद नहीं किया तो अगले महीने मेरी पेमेंट नहीं आएगी, जो कि 2 महीने बाद आती है, तीसरे महीने में। और यही एक कारण है इस नई कॉमिक्स को इतनी जल्दी अपलोड करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पर इसके पहले के कॉमिक्स का पूर्व सार दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। उधर सभी की चेतना वापस लौट रही थी। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? बिसर्पी, बिसांग, तुम लोग हमको यहाँ लाए हो क्या? नहीं नागराज, हम स्वयं यहाँ पर भेजे गए हैं। ये खांडो क्षेत्र है और मुझसे नागद्वीप लेकर मुझे यहाँ खांडो क्षेत्र दे दिया गया है, जो नाग राज्य बनने का मूल स्थान था। तुमसे नागद्वीप का राज्य ले लिया गया? किसने महात्मा कालदूत के इस आदेश को काटने की हिम्मत की है? स्वयं महात्मा कालदूत ने, और ऐसा उन्होंने विशाला के कहने पर किया है। विशाला और महात्मा मान गए? विशाला और महात्मा कालदूत एक मत हो गए कैसे? मुझे महात्मा से मिलना पड़ेगा अभी। ना जाने हमारी अनुपस्थिति में क्या घटा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि हम सबका शरीर त्यागने के बाद भी भूलोक में पुनरागमन कैसे संभव हुआ। अब मुझे काली शक्तियों का भी आभास नहीं हो रहा है, ना मेरे शरीर में ना बाहर। पास में ही अभी युद्ध मेरा नहीं रहा पुरेंद्र। इनके अंदर जो भी दुष्ट तंत्र शक्तियां इनको ज़ॉम्बी बनाकर विकृत कर रही थी वे जा चुकी हैं। मैं मात्र आसुरी शक्तियों से युद्ध करती हूँ। यही अंतर है देव और भगवानों में। तुम आसुरी शक्तियां प्रबल होने पर युद्ध में कूदती हो, जबकि देव आसुरी शक्तियों के अस्तित्व में आने की आशंका को ही पैदा होने से रोकते हैं, अपने प्राण देकर भी। और वो भी उन आसुरी शक्तियों को जिनको तुम्हारे जैसे ईश्वर ही वरदान के माध्यम से अकल्पनीय शक्तियां देते हैं। अब चुनाव तुमको करना है। आसुरी शक्तियों को अभी रोकोगी या बाद में, जब उनको रोकना असंभव होगा? कहाँ है असुरी शक्तियाँ? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ वे अपनी मृत्यु के भय से अस्तित्व में आने से ही इनकार कर देंगी। अब असुर नहीं होते शक्ति, असुरी प्रवृत्ति होती है। दुर्योधन असुर नहीं था, परंतु एक पूरे युग का विनाश कर गया। तुम लोगों को पुनर्जीवित करने के पीछे किसका प्रयास है मुझे नहीं पता, पर नगीना ने अवश्य तुम्हारे शरीरों को अघोर चक्र में भेजकर तुम्हारी शक्तियां लेने की चेष्टा की थी, परंतु उसे हमने विफल कर दिया। यानी तुमने हमारी सहायता की। अब हमारी बारी है तुम्हारी सहायता करने की। मेरी पत्नी बिसर्पी के भाई का राज्य कोई नहीं ले सकता, महात्मा कालदूत भी नहीं। संबंधों के आधार पर की गई सहायता दया होती है नागराज। हम दया करते हैं, मांगते नहीं। अब मैं तुम्हारी संबंधी नहीं, मात्र एक राजकुमारी हूँ, एक स्वतंत्र प्राणी। ये क्या कह रही हो बिसर्पी? क्या मेरे अस्थायी प्राणदान ने तुमको अपने आप को विधवा और फिर एक स्वतंत्र नारी मानने पर मजबूर कर दिया है? सहायता तभी करना जब तुम या तो बिसांग को मित्र मानो या अपने खांडों के इस निर्जन नाग राज्य का नागरिक। अन्यथा मैं किसी उत्तर या स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं हूँ नागराज। और मैं भी नहीं। मुझे वह रास्ता मिल गया है जो इस पूरे क्षेत्र को समतल कर देगा। तूने क्या सोचा है ये ना मैं जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना समझा हूँ कि खांडो क्षेत्र को बचाने का एक तरीका है कि तुझे बचने का अवसर ना दिया जाए। विशांक वहाँ नहीं है पुरेंद्र। विशांक ने अब मानसिक शक्तियाँ जागृत कर ली है। अब विशांक हर जगह है, और असली विशांक कहाँ है ये जब तक तू पता कर पाएगा तब तक मैं अपनी मानसिक शक्ति से उस सुप्त ज्वालामुखी को जागृत कर दूंगा जिसके विशाल मुहाने पर यह खांडो क्षेत्र स्थित है। उसके एक धमाके से ही पूरा खांडो क्षेत्र समतल हो जाएगा। ये तू कैसे जान गया? ये कभी नहीं होने दूंगा मैं।
आह! ये मुझे क्या हुआ? मैं गिर रहा हूँ। मेरी देव शक्तियाँ। मैं किसी देव को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। मैं बचाऊंगा। अरे, मेरा मेरा पास चमकना बंद हो गया। इसकी शक्ति समाप्त हो गई। कैसे? अब मैं कैसे? चिंता मत करो, मैं इन्हें यूं गिरने नहीं दूंगा। ध्रुव। कुछ ही पलों बाद ध्रुव सही जगह पर था, या शायद नहीं। ओह, नीचे पकड़ने के लिए ना कोई पेड़ है ना डाल। अब ध्रुव कैसे? वनपुत्र। वनपुत्र तुरंत ध्रुव का इशारा समझ गया और वृक्ष वनपुत्र का इशारा समझ गया। पुरेंद्र का गिरना रुक गया था। और आप हैं कौन? अगर आप देव हैं तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं सदियों से स्वर्ण नगरी नहीं गया। खांडव क्षेत्र की रक्षा ही मेरा कर्तव्य है। पर क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तभी तक सुरक्षित है जब तक खांडव क्षेत्र सुरक्षित है। ये मत पूछना कि क्यों, मैं बता नहीं सकता। और जब तक आप बताएंगे नहीं। ओह, ये धमाका, आग का झरना। ये खांडव वन क्षेत्र एक सुप्त ज्वालामुखी की विशाल गुफा है। विशांक ने अपनी मानसिक शक्तियों से उसका मुहाना तोड़ दिया है। अब ये ब्रह्मांड नहीं बचेगा। इस वन को नष्ट करने वाले को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं ढूंढूंगा असली विशांक को। तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। तुमने पुरेंद्र को सुना ना बिसर्पी? रोको विशांक को, पहले हमें स्थिति समझने दो। ये विशांक का क्षेत्र है, किसी को दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव से बचना है तो चले जाओ, वरना लावे की तरह भून जाओगे। मुझे नहीं पता कि मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ, पर विशांक गलत कर रहा है। मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा, फिर चाहे लावा मेरा रास्ता रोके या स्वयं काल। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो बिसर्पी? क्या तुम मुझे देखकर क्षुब्ध हो और उसका क्रोध नागराज पर उतार रही हो? तुम स्वयं विषधारी हो नागरानी। क्या तुम नागराज का क्रोध मुझ पर उतारती? मैं तुम पर वार करती बिसर्पी, नागराज पर क्यों? तो उत्तर तुमको स्वयं मिल गया होगा। मैं किसी पर क्रोध नहीं हूँ, होती तो वो जीवित नहीं बचता। सुनकर अच्छा लगा। तुम नागराज से बिना युद्ध संबंध विच्छेद कर रही हो। तुमको स्वतंत्र जीवन की शुभकामनाएं। अब मैं प्रयास कर सकती हूँ कि नागराज को अपने आयाम में अपने साथ ले जाऊं। वहां नागराज पुत्र अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहेगा। ऐसा हुआ तो तेरा पुत्र से उसकी माँ छिन जाएगी। नागराज को छोड़ना तुम्हारे वश की बात नहीं है बिसर्पी। अपने आप को धोखा देना बंद करो। और अरे, ये सब तो नागराज का है, पर नागराज ने इसे निकाला क्यों और ये यहाँ क्यों आया? क्या ये मदद मांग रहा है? यानी नागराज मुसीबत में है? असंभव। अभी तक तो। इतनी परेशान मत हो, वो तुम्हारा लगता ही क्या है? पूर्व पति। अभी उसको परेशान करने का मेरा कोटा पूरा बचा हुआ है। रख के क्या करेगी? ये क्या? नागराज इसमें कैद है। लगता है इस वन में बॉम्बे बनाने वाले कई सर्प मौजूद हैं, पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। मेरे एक ही वार से ये गिर जाएगी। ऐसे एक को मैं अभी कुछ क्षण पहले ही तोड़। अरे, ये तो उससे कई गुना मजबूत है। यानी इसको बनाने वाला महाशक्तिशाली सर्प है। तो पीछे हटो। नहीं बचा पाए तो समझ लो कि तुम्हारा भाग्य और नागराज की भाग्य रेखा अलग हो चुकी है। ये जैसी भी शक्ति हो तुम्हारे आयाम की है। नागरानी की शक्ति को अभी तक पहचानती तक नहीं होगी। नागरानी ने अपनी पूरी विष शक्ति लगा दी। ये बॉम्बी विष शक्ति से ही बनी है, परंतु ये अति शक्तिशाली है। मैं इसमें मात्र दरारें डाल सकती हूँ। बहुत है, बाकी का काम मैं कर लूंगा। कहाँ गया वो? धोखे से वार किया उसने। अगर मैं उसको देख पाता तो क्या नागराज? शुक्र मनाओ कि मुझे पहले बॉम्बियों से ज्वालामुखी का मुहाना बंद करने जाना पड़ा। पर पहले बह चुका लावा अभी भी वन को जला रहा है। अब सबकी सांसें बंद करना बाकी है, जिन्होंने तुम्हारे साथ आकर इस वन को नष्ट करने की चेष्टा की है। तक्षक, हाँ, इस वन का पाताल रक्षक।
समझ में नहीं आ रहा है। हमारी शक्ति का स्वर्ण नगरी से जो संपर्क था वो कट गया है, पर कैसे? इतने युगों से तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं हमें मृत मानकर संपर्क काट तो नहीं दिया गया? मुझे और धनंजय दोनों को। अपने आप को संभालो ध्रुव, हम चौतरफा समस्या में घिर गए हैं। विषांग के कारण ज्वालामुखी फटा है, लावा जंगल हमको जला रहा है और हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। नागराज भी कहीं निकल गया है। तो फिर मुझे चारों तरफ सिर्फ पेड़ पेड़ क्यों नजर आ रहे हैं? मुझे 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 तुम में से कोई नजर नहीं आ रहा है। मिल गया, पर यहाँ कुछ है, कोई है। मैं जानता हूँ कि पुरेंद्र किसी की रक्षा कर रहा है, और वो जो भी है वही पुरेंद्र और विषांग का टकराव रोक सकता है, क्योंकि वही इस टकराव का कारण है। मैं तो यहाँ पर हूँ। कैसे? अभी अभी तो मैं वन के अंदर था, किसी को ढूंढ रहा था और सामने एक शिला थी। ये क्या बोल रहे हो ध्रुव? कोई चीज़ तुम्हारे मस्तिष्क पर बुरा असर डाल रही है? यहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता नहीं धनंजय। फिर तुम्हारी शक्तियाँ भी लुप्त हो गई है। ये मायावी वन लुप्त हो जाए वही अच्छा। बचो। वृक्षों एवं वनस्पतियों के साथ साथ कई जीव जंतु भी लावे की नदी में खाक हुए जा रहे थे। ओह, भूल ही गया था कि वन मात्र हरियाली नहीं होती। चलो धनंजय, लावे के उद्गम की तरफ चलो। लावा फैलता जा रहा है, पेड़ भी जलकर इस दावानल को बढ़ा रहे हैं। लावे को रोकना होगा, पर कैसे? लावा रुकेगा तो कैसे? ये कौन है? तक्षकराज, तुम यहाँ कैसे? यहाँ हो क्या रहा है? नागराज जानता है ना इसे, तो उसे पहले इससे निपटने दो। जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय मत करो नागराज। पाताल नाग पहले भी नागद्वीप से पूर्व यहाँ नाग नगरी बसाने की योजना को ध्वस्त कर चुके हैं। इतनी सदियों बाद भी हमारे लिए दोबारा ये काम करना कोई कठिन नहीं है। हमारा यहाँ आना मात्र संयोग है तक्षकराज। हम तुमसे टकराव नहीं चाहते हैं, वो तो पहले ही शुरू हो चुका है। अब उसका अंत करना है। परंतु बाद में पहले तुम सबका अंत होगा, और ये कालदूत को हमारा संदेश होगा। इस वन के सभी वृक्ष पाताल लोक के लावे से ही ऊर्जा लेते हैं। हमारे आभारी हैं सब। अब ये जड़ें वही लावा तुम्हारे शरीर में पहुंचाएंगी। वृक्ष भी जीवित होते हैं तक्षक, और नागराज को जिसने काटा गल गया। ये वृक्ष भी गल जाएंगे, अवश्य गलेंगे, पर पहले तू जलेगा, क्योंकि धरती के गर्भ से उत्पन्न दबाव में ये जड़ें इतनी ठोस हो गई है कि इनको गलते गलते भी समय लगेगा। उतना समय ना मैं इसको दूंगा और ना तुमको। तुम्हारा शरीर और विष भी इन जड़ों जैसा भीषण ठोस है, इसलिए मेरा वार और विष वो काम नहीं कर पाएंगे जो इस पेड़ की जड़ें करेंगी। अप्रीतम शक्ति है तुझ में नागराज। इस ठोस वृक्ष को हिलाना हाथियों तक की बस की बात नहीं है। तूने इसे उखाड़ भी दिया और उठा भी लिया। तुझे जल्दी समाप्त करना होगा, वरना ना खांडो रहेगा और ना मैं। पाताल दाब, शक्ति जागृत हो। उफ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ये पाताल दाब है। वायु तुझे दबाएगी, पाताल तुझे खींचेगा, और तू सीधा पाताल में ही जाकर रुकेगा, लावे के गर्भकुंड में। ये क्या? तुम नागराज को कैसे बाहर खींच पा रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे आयाम की नहीं हूँ। तुम्हारी शक्तियाँ मुझ पर एक हद तक ही काम करेगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब तुम्हारी बहाई लावे की नदी तुमको खाक करने बढ़ रही है। अगर शक्ति है तो तोड़ लो तक्षक की बाम्बी कैद को और बचा लो अपनी जान। ये तो अत्यधिक ठोस बाम्बी है, उससे पहले तो मेरा पैर ही टूट जाएगा। इस पर तो मेरी नाक केसी की जकड़ का भी खास असर नहीं हो रहा है। लावा पास आ रहा है। इस स्थान पर कुछ तो माया भी है, पर उस माया के स्रोत को ढूंढा कैसे जाए? एक पल इस शिला के सामने पत्ते हैं ही नहीं, किनारे पर इकट्ठा है, जबकि बाकी सभी जगहों पर पत्तों की परत बिछी हुई है। रहस्यमय, यानी ये शिला खुलती और बंद होती है, पर कहाँ से? कोई तो रास्ता होगा। आश्चर्य है, ये पहला मानव है जो इतने युगों में माया द्वार ढूंढने में सफल हुआ है, और उसके मरने के बाद उसकी सोच सही सिद्ध हो गई।
जीवन के लक्षण नहीं है इसमें। अब ये हमारे लिए खतरा नहीं रहा, हमारी माया ये सह नहीं पाया। अंदर चलो। ठीक है चलो। तुम तो बाहर मर गए थे। जो बाहर था उसे बाहर रहने दो, अंदर की बात अंदर रहने दो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हर टकराव को रोकने के लिए खांडव वन में फैल रहे लावे का रोकना जरूरी था। अपनी हत्या का बदला तुमसे स्वयं में वृक्ष लेंगे। मैंने पूरे वन को आदेश दे दिया है। मुझे मारने से पहले इनके पैर खुद उखड़ जाएंगे। अब फिर से ढूंढ मुझे। ओफ, दुष्ट फिर बच गया, परंतु भाग कर जाएगा कहाँ? हर एक वृक्ष की हर डाल, हर टहनी, हर पत्ता तुझे ढूंढ रहा है दंड देने के लिए। वनपुत्र और बिसांग का टकराव खांडव की कुंडली में जीवन या मृत्यु तय करने वाला था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। नागराज, नागरानी और बिसर्पी के साथ बाम्बियों की सलाखों में कैद था। ये कैद बहुत मजबूत है। लावा कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगा नागराज, और हम भी लावे का हिस्सा बन जाएंगे। लावा एकदम पास आ गया है। बिसर्पी ऊपर चढ़ो, मैं बचा लूँगा तुमको। मुझे बचने की आवश्यकता नहीं है नागराज। तक्षक को है। असंभव। मात्र पाताल शक्ति ही संयुक्त रूप बम बना सकती है। असंभव। मात्र पाताल शक्ति ही संयुक्त रूप बना सकती है। तक्षक राज, अब मैं तुझे तेरे ही लावे में डुबो कर मारूंगी। आश्चर्य है, ये तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता, परंतु तुमको इस रूप में देखकर प्रसन्नता हुई कुमारी बिसर्पी। मुझे अपने लिए एक पाताल रानी की आवश्यकता थी। तेरी दुल्हन तो चुनी जा चुकी है तक्षक, और वो है मृत्यु। इससे पहले कि सभी ये भीष्म रन देख पाते, प्रकृति की शक्तियों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अरे अरे, लावे के पीछे ये जल का सैलाब कैसे आया? बाम्बिया अभी खुली हुई है, इनमें पानी गया तो वह अंदर के लावे से मिलेगा। भीष्म भाप बनेगी और उससे बनी भूमिगत भाप के दबाव से ये क्षेत्र समतल हो जाएगा। पर जल की ये भीष्म धारा इधर आई कैसे? मैं देख रहा हूँ, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। नदी की धारा मोड़ने के लिए बनाया गया ये बांध पृथ्वी के इतिहास का सबसे तेज गति से बनाया गया बांध होगा। मेरी क्या तारीफ है। ये तो मेरे साथी मित्रों के इस विशाल समूह का कमाल है, जिन्होंने चट्टानें गिरा गिरा कर जलधारा को उल्टी दिशा में मोड़ दिया है। मात्र जलधारा को ही नहीं, समय धारा को भी आपने वो कर दिया जो कभी संभव नहीं लगता था। मुझसे वनवास एकाएक पूरा करा दिया। कौन है आप भाई? मैं आपको नहीं पहचानता। ओह, आप मुझे यहाँ का रास्ता बताकर अचानक जो चले गए। मैं वास्तु में हूँ। अपने मित्र तक्षक के साथ भूमि गर्भ में सदा के लिए रहने आया था। देवेंद्र पुरेंद्र यहाँ मेरी ही सुरक्षा के लिए थे, पर आपने मुझे इस वन और अपने मित्र तक्षक का भविष्य दिखाकर मुझे अपना सेवक बनने पर मजबूर कर दिया। बस एक प्रार्थना है कि मेरी इस उपस्थिति को आप दोनों गुप्त रखें। ठीक है, पर मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ का रास्ता कब बताया? उपहास ना करें, आपने तो मुझे साक्षात भविष्य दिखाया, स्थिति समझाई। अब मैं कुमार बिसांग की नई राजधानी के लिए ऐसी वास्तु बनाऊंगा जो तीनों लोकों में अभूतपूर्व होगी। तुम इससे कब मिले? कभी नहीं। इसको भ्रम हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? पता नहीं, पर मेरे त्रिकालदर्शी होने का भ्रम इसको क्यों है? इसको बताओ कि मैं ध्रुव हूँ भाई, महात्मा कालदूत नहीं हूँ। तो तुम हो विशाला के प्रतिनिधि। हाँ, और अब नागद्वीप का सम्राट नरक नाशक नागराज। अपने महाराज को प्रणाम करो महाआमात्या, और अपनी समस्या कहो। ये आंधी को नाथना और सागर को मथना बचपन से जानता है। बताओ कौन है ये ढोगा? हमारे सिस्टम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे मित्रों। हमको अपने यंत्रों को अपने यंत्रों से तालमेल बैठाने के लिए सिंक करना होगा, और उसके लिए आपके सारे सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगे।
आपने संसार भर में फैले हमारे देवों के सिस्टम्स को चलाने वाली एक्टिवेशन बीम को पहले ही मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी है। अब बाकी सिस्टम भी बंद करने पड़े तो बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों बाद स्वर्ण नगरी पुनर्स्थापित होगी। आपने हमारे यंत्रों पर विश्वास किया तो हमारे यंत्र भी आपको स्वर्ण नगरी पुनर्स्थापित करके देंगे। मुझे खेद है कि स्वर्ण नगरी को सचल करने के लिए हमें स्वर्ण नगरी के अन्य सभी सिस्टम बंद करने पड़े और स्वर्ण नगरी से बाहर तैनात सभी देवों तक देव शक्ति पहुंचाने वाली प्राण तरंगे भी बंद हो गई है। हमने अपने अधिकांश देव एजेंट्स को पहले ही वापस बुला लिया था, बस धनंजय का अभी तक कोई पता नहीं चला। धन्यवाद कालीवान, हम दोबारा ठीक उसी स्थान पर स्वर्ण नगरी पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं जहां पर नगरी पहले स्थापित थी। हम देवों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। देव और दानों की मित्रता सृष्टि में पहली बार हुई है, पर ये उदाहरण बनेगी। बस ये दुख है कि मेरी धनंजय से अभी तक भेंट नहीं हो पाई। उसका चेहरा देखना था। उनसे बाद में मिल लेना। अभी उनके पुत्र जय और पत्नी स्वासी से मिल लो। मैं आपका परिचय पाकर धन्य हुआ देवी, और ये है आज का अभिमन्यु जय। सुना है कि गर्भ से ही शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी थी। मैंने तुम्हारी स्वर्ण नगरी को पुनर्स्थापित कर दिया है। जी, एक ही स्थान पर रहने से इनको कंट्रोल करना आसान होगा। अलग अलग और दूर दूर रहती तो दिक्कत होती है ना। सही जय बेटा, तुमसे काफ़ी कुछ सीखना है मुझे। शुरुआत इन सभी इमारतों की जगह सही करके करिए। ये इमारतें एक निश्चित क्रम में आती है। ये इमारतें मात्र भवन नहीं है, ये है एक विभुत चक्र। स्वर्ण नगरी में चल रहे घटनाक्रम का असर दूरगामी होने वाला था। मेरी शक्तियाँ कैसे चली गईं? मेरी भी आयाम द्वार बनाने लायक ऊर्जा भी नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं। शायद इस स्थान पर कुछ ऐसा है जो स्वर्ण नगरी से हमारा संबंध तोड़ देता है, प्राण तरंग रोक कर। मैं यहाँ दशकों से रह रहा हूँ पुत्र, मुझे तो कभी संपर्क समस्या नहीं हुई है। पर आप हैं कौन? आपको कभी स्वर्ण नगरी में देखा नहीं। मैं स्वर्ण नगरी का इंद्र पुरेंद्र हूँ। इस खांडव वन की रक्षा की प्रार्थना की गई थी मुझसे, पर मुझे और कुछ बताया नहीं गया। किसने की थी आपसे यह प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना आपने मानी क्यों? उसने अपनी जान पर खेलकर असुरों से स्वर्ण नगरी की रक्षा की थी। कौन था वो? त्रियोधा कालदूत। कालदूत, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नागेश ने ही तुम दोनों के संकेतों का पीछा किया है, तभी हम यहाँ पहुँच सके हैं। नागेश और बाबा गोरखनाथ, सबसे पहले तो तुम पुण्य आत्माओं को मृत्यु को मात देने की बधाई। ये प्रकरण किस देव योग्य से हुआ मुझे नहीं पता, परंतु तुम लोगों की अनुपस्थिति में ब्लैक पावर्स ने अपना दांव चल दिया है। नागपासा वापस आ गया। नागपासा तो एक छोटा सा मोहरा था जिसको गुरुदेव भी चल रहा था, और काल छिद्र भी, परंतु अब ब्लैक पावर्स का स्वामी स्वयं मैदान में आ गया है। कालीवान ने स्वयं कमान संभाल ली है। अच्छा हुआ, अब हम कालीवान को सीधे समाप्त करके काली शक्तियों का समूल नाश कर देंगे। देव शक्तियों के सामने कालीवान कभी टिक नहीं सकता। एक बार हारा है वो बार बार हारेगा। तुम मेरे सेनापति थे धनंजय, कहो कैसे हराओगे कालीवान को? अभी तो तुम्हारी शक्तियां ही काम नहीं कर रही है। कुछ टेम्परेरी अवरोध होगा इस स्थान पर, वरना देव जाति अब कालीवान के साथ है। देव जाति ने बदलते समय को नहीं समझा। आज की देव जाति की पीढ़ी अपने ही यंत्रों को चलाना नहीं जानती, क्योंकि उसको ना तो कभी आवश्यकता पड़ी और ना ही उनको सिखाया गया। ब्लैक पावर्स ने स्वर्ण नगरी को छीन भिन होने पर मजबूर कर दिया था। बिखर गई थी स्वर्ण नगरी। उनको पुनः स्थापित करने का ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास था धनंजय, और तुम मृत थे। कालीवान ने मौका देखकर अपने यंत्रों की मदद का प्रस्ताव दिया, और अब स्वर्ण नगरी का एक एक यंत्र कालीवान यानी ब्लैक पावर्स के प्रभाव में है।
उसने स्वर्ण नगरी में लगी देवों की तकनीक को अपनी तरकीब से ब्लॉक कर दिया है। देव जिसे नई दोस्ती की सुबह समझ रहे हैं वो विनाश की काली रात है। अब देव जाति उसके चंगुल में ऐसी फंस चुकी है कि चाहकर भी छूट नहीं सकती। सृष्टि के इतिहास में पहली बार दिव्यास्त्र तक ब्लैक पावर्स के कब्जे में है। तो फिर हमको बायो रोबोट ड्रोन को ढूंढना होगा। उसकी मेमोरी में कुछ दिव्यास्त्रों के कोड तो अवश्य होंगे, बस किसी ने वे कोड पहले ही हासिल ना कर लिए हों। ये असंभव है ध्रुव। हमने ऐसी किसी परिस्थिति के लिए ड्रोन को टेम्पर प्रूफ बनाया है। दूसरे को तो छोड़ो, देवों के पास तक वो तकनीक नहीं है जो ड्रोन की मेमोरी को रीस्टोर कर सके। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे अपने मित्र तक्षक के साथ पाताल लोक जाना पड़ेगा, ऐसा ही आदेश है। परंतु मैं वास्तव में आपको आपके उपकारों के बदले कुछ भेंट देना चाहता हूँ। क्या अपनी समस्याओं का हल, बिना वन नष्ट किए एक महानगर का निर्माण, वो कैसे संभव है? ऐसे एक कदम आगे बढ़ाइए। ये नगरी आपके चरणों की प्रतीक्षा में है। ये वास्तुशिल्प का चमत्कार है। जब तक आप इस नगरी में पैर नहीं धरेंगे ये नगरी आपको दुर्गम वन ही लगेगी। आपका आदेश पाने पर ही ये नगरी प्रकट होगी। आपकी आज्ञा और इच्छा के बगैर इस नगरी को ना तो कोई ढूंढ पाएगा ना देख पाएगा। प्रवेश करना तो दूर की बात है। इसको मैं नागप्रस्थ का नाम देता हूँ और नागप्रस्थ में प्रवेश कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये क्या था ध्रुव? तुमने ऐसा उपकार किया था। तुमने ऐसा क्या उपकार किया था इस पर? पता नहीं, मुझे भी इससे यही पूछना था, पर ये तो गायब हो गया। पर ये तो अद्भुत है। सिर्फ अद्भुत नहीं है, चमत्कारी है। आइए, मेरी सुख मंडली आपको आपके आवास तक ले चलेगी। नाग सम्राज्ञी, ये तो मेरे लिए भी अद्भुत है। जंगल गायब हो गया और अंदर स्वर्ग जैसा वातावरण है। ये आकाश की ही प्रतिछाया है श्रीमान। यहाँ का वातावरण पूरी तरह वातानुकूल है। न ठंड लगेगी न गर्मी। ऐसा लग रहा है कि हम बादलों पर चल रहे हैं। राजा का सुख वैभव नहीं प्रजा होती है। यहाँ हम किसकी उन्नति करेंगे? सिर्फ अपनी। अगर कालदूत ने तुमको इस स्थान पर भेजा है तो अवश्य ही ये एक संकेत है। वे भविष्य में अवश्य कोई भीषण आपदा देख रहे हैं। हमने पहले भी ब्लैक पावर्स को हराया है बाबा, और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। कोई ब्लैक पावर पहले हमारे सामने आकर तो देखे। पहले का काम आसान था ध्रुव। पहले त्रेता की तरह ब्लैक पावर्स हमारे सामने थी, रावण की तरह। परंतु आज द्वापर की तरह हमको अपने शत्रुओं से भी लड़ना पड़ सकता है, और उन मित्रों से भी जिनके मस्तिष्क पर ब्लैक पावर्स ने कब्जा कर लिया है। तो फिर हमको सबसे पहले देवों की स्वर्ण नगरी को, अपनी शक्तियों के मुख्य केंद्र को ब्लैक पावर से आज़ाद कराना होगा। तुम अभी तक नहीं समझे। अब ब्लैक पावर्स एक या दो शख्सियत नहीं है, अब पूरी स्वर्ण नगरी ब्लैक पावर्स पर निर्भर है। यानी अब देव जाति ही ब्लैक पावर्स है। वे अब उनके ही साथ है। उनसे ही लड़ोगे जिनको बचाना चाहते हो। तो फिर देव शक्ति को बचाने के लिए देव शक्ति को ही युद्ध में हराना होगा। बिना देवीय शक्तियों के उनका सामना करना असंभव है। देवीय शक्ति है हमारे पास। शक्ति ही देवों को समझा सकती है। देवों ने ये निर्णय स्वयं लिया है या नहीं? अगर उन पर अत्याचार करके स्वर्ण नगरी पर कब्जा दिया गया होता तो मैं अवश्य बीच में पड़ती। अगर सृष्टि खतरे में आएगी तो शक्ति बोलेगी। शक्ति का ये अवतार वैसे भी स्त्रियों की रक्षा के लिए है। स्त्रियों पर अत्याचार रोकना मेरा कार्य है। अगर वो स्त्री नगीना हुई तो तब भी नगीना अगर अत्याचार करेगी तो दंड पाएगी। परंतु नगीना पर भी अगर अत्याचार हुआ तो शक्ति को बीच में आना ही पड़ेगा। और इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन किस पर अत्याचार कर रहा है? मैं।
1 मिनट शक्ति, किस स्त्री पर अत्याचार हो रहा था जो तुम यहाँ पर आई हो? अभी तुम सबका ज़ॉम्बी रूप सृष्टि के लिए खतरा बना हुआ था, इसलिए मुझे रक्षा के लिए आना पड़ा। विश्वास करो, अगर तुम लोग सचमुच उस रूप में जीवित होते तो जीवित ही नहीं होते। हम में से ये किसी ने भी ये बात ना कही, ना तुम्हें बुलाया सकती, फिर तुमको सृष्टि बचाने के लिए बुलाया किसने? अघोर चक्र के कपाली ने, उसको किसने बताया मुझे नहीं पता। अब मेरा काम समाप्त हुआ, विदा। अघोर चक्र तो नगीना का गढ़ है, ब्लैक पावर्स सृजन का एक अथाह कुआं। शक्ति में मुझे बर्बरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए पहले शक्ति को शक्तिहीन करना होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? चुनौती, ब्लैक पावर्स को चुनौती। पर कैसे? तुम्हारा राज्य अभिषेक करके और उसमें हर राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाकर। उसके लिए आपको मेरी रोम में फीड, कंट्रोल लिस्ट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। देवाशीष, तुम अभी तक एक्टिवेटेड हो, यानी तुम्हारा कनेक्शन स्वर्ण नगरी से अभी भी जुड़ा हुआ है। नहीं धनंजय, स्वर्ण नगरी के सिग्नल एनक्रिप्टेड हो गए हैं। मैं मूल क्षेत्र की कनेक्टिविटी से चल पा रहा हूँ। मूल क्षेत्र की सैटेलाइट से ही मुझे यहाँ पर देव एनर्जी के संकेत मिले और मैं यहाँ चला आया। अच्छा हुआ कि मेरा स्वर्ण नगरी से कनेक्शन टूट चुका है। रुको रुको, तुम मूल क्षेत्र के डाटा बैंक से जुड़े हो, यानी तुम्हारे पास नागद्वीप के अब तक के अधिकृत तथ्य हैं ना? रुको रुको, तुम मूल क्षेत्र के डाटा बैंक से जुड़े हो, यानी तुम्हारे पास नागद्वीप के अब तक के अधिकृत तथ्य हैं। जी हाँ, तो मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसको विशाला मुझे द्वीप निकाला देकर नागद्वीप के सिंहासन पर बैठाना चाहती है। बताने से बेहतर उसकी सूरत मैं आपको दिखाई देता हूँ। राजा बनाया गया है इसे नागराज को। ये जरूर ब्लैक पावर्स का षड्यंत्र है। उन्होंने ही मेरे ना रहने का फायदा उठाकर इसका निर्माण किया है। नागराज, ये कैसे संभव है? कौन है ये बहुरूपिया? बहुरूपिया नहीं है, ये नागमाणव है। पर ये आया कहाँ से? डाटा बैंक में इसका कोई फाइल या फीड नहीं है, सिर्फ इसका नाम नरकनाशक नागराज बताया गया है। ये रहस्यमय है। इसके वाइब्रेशन और ऑरा बता रहे हैं कि ये है तो इसी आयाम का, पर आया है दूसरे आयाम से। इसकी शक्तियाँ अद्भुत होगी। ऐसे व्यक्ति के हाथों में मूल क्षेत्र का संचालन कालदूत ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जानना पड़ेगा। तुम्हारे राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण नागद्वीप ही जाएगा। नरकनाशक नागराज को सादर आमंत्रण भेजो। हम इस नाशक नागराज का रहस्य जानना चाहते हैं। निश्चित करना होगा कि ये कहीं ब्लैक पावर्स की योजना का हिस्सा तो नहीं है। हमको डोगा से भीष्म भैरव की मृत्यु का रहस्य चाहिए, जो हमारे एजेंट ने उसको दिया था। हमारे एजेंट का संपर्क भी हमसे टूट गया है। शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब आदेश दे कि क्या किया जाए। नागद्वीप राज, कुछ नहीं, मैंने आते ही पूरी जानकारी ली थी। इंतज़ार करो। हम अपराधियों से डील नहीं करते। कोड मिलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अफसोस मेयर, मैं तुम्हारे आदमी को जिंदा वापस नहीं ला सका। वो बिना कोई मैसेज दिए नहीं मर सकता। और ये लड़की कौन है? इसको लाना तो डील में नहीं था। डील में तो झूठ बोलना भी नहीं था। नागमाणव तुम्हारा एजेंट था। हमने झूठ कहाँ बोला? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तुमने कहा कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मारकर भागा है, जबकि उसको तो मैंने मारा था। तुमने? ओ सॉरी, खैर हम इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तुम हमको मैसेज कोड दे दो। इसको सिर्फ नागमाणव ही पढ़ सकते हैं। तुम्हारे लिए ये बेकार है। ऐसा क्या? वैसे तो ये रहस्य खोलना मेरे लिए वर्जित है, पर जल्दी वो मैसेज कोड बेकार हो जाएगा। और तो भी मैं तुमको तुम्हारी मेमोरी डिलीट करके जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। बस इसकी कीमत है वो मैसेज कोड। ना तेरी मेमोरी रहेगी ना तू। अब मेरा जहर तुझे उतना ही समय देगा जितना देर मैसेज कोड के एक्टिवेट रहने में है। बता देता, पर उतनी देर तक तो जिंदा नहीं रहेगा।
एक मिनट, पहले इसका कोड तो पढ़वा लो, वरना इसके साथ साथ कोड भी एक्सपायर हो जाएगा। सही कहा तूने, इसमें कोड है, पढ़ पढ़, ये ज़रूर पढ़ेगा, बस तुम जान नहीं पाओगे। इतना इतना त्रिविश असंभव, कौन हो तुम? बकवास बंद करो, मैसेज डाटा पढ़ो। ये तो एक्सपायर हो गया। उफ, इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इससे पहले कि इसकी बॉडी मेरे जहर से गलनी शुरू हो, इसे समुद्र में फिकवा दो। इसका इंतजाम यहीं पर है, डायरेक्ट टू सी रास्ता मेरे ऑफिस से होकर जाता है, जिसको देखकर मौत की सांसें रुक जाती थी। आज वो खुद सांस का मोहताज था। मणिधर, मैसेज कोड मिल गया, और तुम सर प्रूफ में क्यों हो? वो डोगा ने जब मैसेज कोड, हटो, मुझे बात करने दो। नागराज को बुलाओ। बोलो हाला, काम हो गया? नहीं, मैसेज कोड एक्सपायर हो गया। काश मुझे वो कोड पढ़ना मालूम होता। मैं आपका आदेश पाते ही गमत पहुंच गई थी, डोगा के साथ लग भी गई थी। डोगर ने एजेंट को तो बचा लिया, पर जीवित नहीं रख पाया। उसने डोगा को एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज कोड दिया था। हम समय रहते उसके दिए मैसेज कोड को खोल नहीं पाए, बस डोगा को हमें मारना पड़ा। मूल क्षेत्र का रहस्य जानने की कोशिश डोगा की मौत का कारण बन गई। अब भीष्म भैरव का रहस्य अगर हम नहीं जानते तो कोई नहीं जानता। अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। एक मिनट, ये सब आपको पहले से कैसे पता था? धीरे धीरे सब समझ जाओगे, परंतु अगर आप ऐसे गुप्त रूप से काम करेंगे तो हमको भविष्य की योजना बनाने में कठिनाइयाँ आएंगी। हमारे एजेंटों का विश्वास हम पर घटेगा। नहीं महाअमात्या, मैं यहाँ विश्वास बढ़ाने आया हूँ, घटाने नहीं। एक एजेंट मर गया और हमको भीष्म भैरव को मारने का मैसेज कोड भी नहीं मिला। ऊपर से हमें डोगा को मारना पड़ा। क्या यह सफलता है? इस योजना से आपने अपने नए शत्रु बना लिए हैं। नागराज और डोगा दोनों गहरे मित्र हैं। मैंने सुना है नागराज के विषय में, अगर वो डोगा का मित्र है तो मुझे ये पता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। आप नागराज से टकराएंगे, ईश्वर ना करे। मुझे मेरी माँ इस धरती पर शांति स्थापित करने को लाई है। ये एक ही तरीके से हो सकता है, धरती की विभिन्न शक्तियों का एक ही छत्र के नीचे लाना। मूल क्षेत्र नागद्वीप के छत्र के नीचे, फिर चाहे सामने नागराज हो या भीष्म भैरव। देवी विशाला, महाराज नागराज के आते ही उनको अपना शत्रु बनाने में सफलता पाली है, जो सदा मूल क्षेत्र के मित्र थे। नासक नागराज मात्र लक्ष्य देखता है, शत्रु मित्र नहीं। नगीना को भी देखते हैं क्या? कुछ आभास है कि वो इस वक्त पर कहाँ है? पिछली बार वो भीरूपासा के मानस में छिपी थी। नगीना, एक बात और देवी विशाला, कोई और शक्ति भी मूल क्षेत्र के डाटा ड्रम से जानकारी ले रही है, और मुझे यकीन है कि वो नगीना ही है। अगर उसके पास मूल क्षेत्र की जानकारी पहुंच गई तो मूल क्षेत्र से विश्व को नष्ट होने से मूल क्षेत्र भी बचा नहीं पाएगा। महाअमात्या की जानकारी सही थी, पर विश्लेषण गलत था। डाटा कहीं और जा रहा था। यहाँ अभी अभी मूल क्षेत्र में एक डाटा अपडेट हुआ है। डोगा मारा गया। डोगा, मुंबई क्षेत्र के नागद्वीप एजेंट मेयर ने उसको विष मृत्यु दी है। डोगा को सागर समाधि दे दी गई है। ये सूचना 10 सेकंड पहले की है। डोगा अभी गमत से वापस आया था। उसके इस यात्रा का कोई कारण या वृतांत दर्ज नहीं है। उफ, क्या हुआ डोगा को? डोगा तो सख्त जान है वो, उम्मीद से अधिक। वो इतना जहरीला बारूद झेल चुका है कि घातक से घातक सर्प विष भी उस पर जल्दी असर नहीं करेगा। उस पर खास विष से वार हुआ है। समुद्र में स्वर्ण नगरी उसको ढूंढ भी सकती है और बचा भी सकती है, परंतु ना हम उनको बता पाएंगे और ना ही वे डोगा को बचाएंगे। डोगा को मैं ढूंढ लूँगा, पर अब नागद्वीप को इसकी सफाई देनी पड़ेगी। कैसे बचाओगे डोगा को? वो अब तक जीवित होगा क्या? और अगर नागद्वीप से कालदूत से नासक नागराज से टकराना चाहते हो तो दिव्यास्त्र तुमको वापस चाहिए, और ये होकर रहेगा।
हम तो तुम्हें ढूंढने की सोच रहे थे द्रोण, परंतु तुम अब तक थे कहाँ और हमारा पता तुमको कैसे चला? मेरा संपर्क स्वर्ण नगरी से कट गया था। ना जाने कैसे मेरा मेमोरी डाटा भी दूषित होने लगा था। फिर मैं भ्रमित होकर बेहोश हो गया, यानी यूँ समझो कि मेरा कंप्यूटर हैक हो गया था। फिर तुम चैतन्य कैसे हुए? किसी ने मेरी मेमोरी सर्किट को ओवरराइड करके अनजानी प्रोग्रामिंग से डाटा रिकवर कर दिया। मेरी मेमोरी पुनर्स्थापित हो गई। पर स्वर्ण नगरी की तकनीक का भी उल्लंघन कर सके ऐसी तकनीक किसके पास है? इसके पास। ध्रुव ने मेरी नई प्रोग्रामिंग की है, वो भी सिर्फ स्पर्श से, टच थेरेपी। पर मेरे चैतन्य होते होते ये अदृश्य हो गया। मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं। वो तुम ही थे ध्रुव। हो सकता है कि वो तुम्हारा मानस रूप हो जिसने मुझे ढूंढ निकाला हो। और मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग कैसे की वो तो मुझे नहीं आता। उसे शायद मैंने स्वयं ही ठीक किया हो, पर यह तय है कि वो तुम ही थे। दूसरा नागराज, एक और ध्रुव, मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और अब द्रोण भी। कैसा रहस्य है? ये ब्लैक पावर्स का काम है धनंजय। ये क्या? मैं पर स्वर्ण नगरी से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ और मैं देव आयुधागार से स्वर्ण नगरी के माध्यम से ही संपर्क कर सकता हूँ। स्वर्ण नगरी की कोडिंग बदल गई है, अब वहाँ ब्लैक पावर्स की कोडिंग है। यानी देव आयुधागार अब ब्लैक पावर्स के पास है। अभी नहीं, अन्यथा चारों तरफ विनाश देखने लगते। देव आयुधागार में उनको घुसने में समय लगेगा और उसी समय का हमको इस्तेमाल करना है, इससे पहले कि कालीवान तक तुम्हारे पुनर्जीवित होने की सूचना पहुँचे। तुमको द्रोण से दिव्यास्त्र को फिर हासिल कर लेना है, पर मेरे पास दिव्यास्त्रों के कोड नहीं है और जब मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। ध्रुव, क्या हुआ? पता नहीं, पर तुम संगणक हो, अपनी रैम मेमोरी अपना कैसे चेक करो? सच में? पर यह तुमको कैसे पता? अब तो तय हो गया कि मेरी मेमोरी तुमने ही चैतन्य की है, मुझे भ्रम नहीं हुआ। जो भी है, समय हमारे पास कम है। तुम तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो द्रोण। ठीक है गोरखनाथ, हम नागप्रस्थ के बाहर जाकर अपनी साधना शुरू करेंगे। तुम दोनों को अस्त्रों के संधान के लिए आवाहन मंत्र फिर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार अस्त्रों के वॉइस कोड बदल जाते हैं। बस इस बार तुम्हें उनकी शक्तियाँ पहले से ही पता होने के कारण तुम्हारी अभ्यास प्रणाली बदल जाएगी। अब पहले हम निर्माणा अस्त्र का वॉइस कोड स्मरण करेंगे और अस्त्रों शस्त्रों के संधान के वॉइस कोड नागराज और ध्रुव पुनः स्मरण करते चले गए। पूरे 2 दिन बाद तक बिना विश्राम के आयुध शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब एक बार फिर उनकी परीक्षा का समय था। इस बार तुम्हारा सामना कालीवान की ब्लैक पावर से साक्षात नहीं होगा। इस बार वे शक्तियाँ अलग अलग स्थानों से उभरेंगी। कुछ तुम्हारे अपने होंगे, कुछ पराए और कुछ इनके जैसे, न अपने न पराए। रोबोल्फ जैसे। नागराज और ध्रुव की परीक्षा शुरू हो गई। इनके अंदर अस्त्र शस्त्र से बचने के लिए रडार फिट है। ये किसी भी अस्त्र से बच सकते हैं। इनकी आंखें ही रडार है और उसके कारण ये बच पा रहे हैं। कुछ ऐसा वार करना होगा जिसको इनका रडार हथियार ना समझे, जैसे ये सरकंडे, या ऐसा हथियार जो बचने की कोशिश कर रहे हैं इस रडार का पीछा ही ना छोड़े। ध्रुव के छोड़े सरकंडों की दिशा ऐसी थी कि रडार को वे सिर्फ एक बिंदु दिख रहे थे और नागराज के हवा में उड़ते सूक्ष्म नाग उनको दिख ही नहीं रहे थे। रडार फूटे और साथ में रोबोल्फ का सामूहिक विनाश शुरू हो गया। कुछ ही पलों में मैदान भेड़ियों की लाशों से पट गया। बहुत अच्छे शिष्यों, परंतु सभी रोबोल्फ की आई रडार अभी नष्ट नहीं हुई है। उनको काबू में कैसे? द्रोण को अपने प्रश्न पूरा होने से पहले ही मिल गया। ओह, ये तो स्तंभन का वार है। बहुत अच्छा वार है। चकित कर दिया तुमने मुझे। अब ये रोबोल्फ जड़ यानी स्तंभित हो जाएंगे और अरे, तुम दोनों स्वयं के वार से ही स्तंभित हो गए। पर यह संभव नहीं है। ये वार तो कहीं और से आया है। रोबोल्फ भी उसी दिशा में जा रहे हैं, परंतु मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। फिर कौन बुला रहा है इनको?
चलो मैं स्तंभनवार को काट देता हूँ, आओ देखें। अरे कौन हो तुम, और ये रोबोल्फ तुम्हारे पास कैसे चले आए? मैं योटा हूँ गुरुजी, आप इन भेड़ियों को मार रहे थे, मैं बचा रहा हूँ, इसलिए ये मेरे पास चले आए। योटा, कहाँ रहते हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? ये तो निषिद्ध क्षेत्र है, कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं पा सकता। पुत्र, फिर तुम? वन बीटा का घर है। योटा किसी भी वन में कहीं भी आ जा सकता है, पर ये तो मशीनी भेड़िए हैं, असली नहीं है। इनको बचाने से क्या तात्पर्य है? इनका हर रूप मुझे प्रिय है, इनको क्षति होते हुए मैं नहीं देख सकता। पर तुमने स्तंभन अस्त्र का संधान कहाँ से सीखा? आपसे। आप मेरे गुरु हैं, तभी तो मैंने आपको गुरु कहा। छोटे गुरु? छोटे यानी तुम्हारा कोई बड़ा गुरु भी है? जी, वो बताना निषिद्ध है। मैं यहाँ 2 दिनों से आपके सारे मंत्रों को सुन सुनकर कंठस्थ करता जा रहा था। यानी तुमने ये कोड मुझसे सीखे? यह निषिद्ध है, मैं ये मंत्र कोड तुमको नहीं दे सकता। तो क्या करूं छोटे गुरु? मैंने जो याद किया वो मिट तो नहीं सकता, वो भूल तो नहीं सकता। मैं भुला सकता हूँ, परंतु उसके साथ साथ तुम्हारी अपनी स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ये गलत होगा। फिर इसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ छोटे गुरु? गुरु दक्षिणा। कहिए तो प्राण भी दे दूं? प्राण नहीं, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारी जिह्वा का अग्रभाग। जो आज्ञा गुरुजी। गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण था वो योटा ने एक पल भी नहीं लगाया गुरु की आज्ञा पर गुरु दक्षिणा देने में। ये लीजिए छोटे गुरु, और आज्ञा दीजिए, विजयी भव। किसी भी तरह कटुता नहीं थी। गुरु और शिष्य का संबंध तार तार हुआ था या और पुष्ट, इसका निर्णय करना असंभव था। आओ दोस्तों, यह आपने क्या किया द्रोण? वो एक बच्चा है, नागिस जैसा, सिर्फ सुनने की इतनी बड़ी सजा। रोकिए उसे, हम अभी भी उसकी जीवा फिर से जोड़ सकते हैं। उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है द्रोण, और हमारे सामने है पूरा ब्रह्मांड, जिसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। मैं उसे रोकता हूँ नागराज, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पर वो गया कहाँ? पैरों के निशान तक नहीं है। वो इतनी जल्दी दर्जनों रोबोल्फ के साथ कहाँ जा सकता है? कौन था वो? उफ, लगता है वो बदला लेने वापस आ गया है। द्रोण के शस्त्रों से ही द्रोण और हमारा अंत करने। द्रोण के शस्त्रों से तुझे समाप्त करने कोई नहीं आया है। द्रोण स्वयं तुझे समाप्त करने आया है। द्रोण की विद्या जानने वाला हर कोई मारा जाएगा। द्रोण, ये क्या? ये हम हैं, हमको पहचान नहीं रहे हो क्या? और तुम फुट बैटल गियर में क्यों आए हो? ये हमको फिर से उन ताबूतों में पहुंचा देना चाहता है। लगता है इसका मेमोरी बैंक फिर करप्ट हो गया है। लगता है इसका मेमोरी बैंक फिर करप्ट हो गया है। और ये ऐसा कर भी सकता है नागराज, क्योंकि हमारे दिव्य वस्त्र भी गायब हो रहे हैं और बाकी सब नागप्रस्थ में है। यहाँ हमको कोई सहायता भी नहीं मिल सकती। पर द्रोण एक पल में बदल कैसे गया? उसका कारण यहाँ था। कालीबान, कुछ अनहोनी हो रही है। हमारे मॉनिटर के अनुसार स्वर्ण नगरी के अस्त्र शस्त्र ऊर्जा को कोई खींच रहा है। ये ऊर्जा स्वर्ण नगरी से बाहर जा रही है। सत्यानाश, मैं देखता हूँ कहीं ये धूर्त देव हमसे धोखा तो नहीं कर रहे हैं ना? हमारे यंत्र बता रहे हैं कि आपकी अयोध्या ऊर्जा चोरी हो रही है। असंभव, हमने सारे ट्रांसमिशन ब्लॉक कर दिए हैं। उनको तो कोई ऑथोराइड देव ही ओवरराइड कर सकता है। ओह, क्या? ये तो द्रोण है, हमारा बायो रोबोट। इससे हमारा संपर्क टूट गया था। हमने इसके मेमोरी बैंक में ब्लॉक सेंड करके छोड़ दिया था। उस ब्लॉक को ब्रेक करना तो संभव है ही नहीं। पर ऐसा हुआ है ना? द्रोण ने ये अयोध्या ऊर्जा स्वयं के लिए तो ली नहीं है, फिर किसके? नागराज और ध्रुव के लिए। सत्यानाश, मैं तुम्हें कोडिंग देता हूँ, तुरंत द्रोण से संपर्क करके उसे वहाँ इंस्टॉल करो। उसे नागराज और ध्रुव को मृत्यु देने का आदेश दो। रोबोटिक नियम को ओवरराइड कर दो।
ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे सहयोगी अवश्य हैं, पर द्रोण स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उनको रोबोट नहीं मानते। उनके पास तो देवा आयुध भंडार का भी कोड है। हम उनको हत्यारा नहीं बना सकते। और नागराज ध्रुव तो हमारे हितैषी हैं। आपको ऐसी सलाह देकर हमारा अपमान नहीं करना चाहिए। ओह, आप सही कह रहे हैं। मुझे अपमान नहीं करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ। मुझे सीधे प्राण लेने चाहिए। नहीं समझे? समझ जाओगे पार्टनर। ये बताओ, देव कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? यानी छोड़ो, अभी समझ जाओगे। हाँ, हवा प्राण वायु नहीं आ रही है। वायु संयंत्र को क्या हुआ? मेरा पुत्र अचेत हो गया है। वायु संचरण को तुरंत रिपेयर करो। मैं करता हूँ ठीक। तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ। पूर्ण स्वर्ण नगरी को हमारे सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। धोखा, हमारे साथ धोखा किया तुमने। गलत, तुमने धोखा खाया। सोच लो, ध्रुव और नागराज के प्राण लेकर तुम कितने प्राण बचा लोगे? वो भी अपनों के। भेजोगे निर्देश द्रोण को या नहीं? हाँ हाँ, भेजूंगा मैं। ठीक है, एयर सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। मुझे किसी से मिलने जाना है। लौटने पर मुझे नागराज और ध्रुव के मृत शरीर देखने हैं। जल्दी आता हूँ। कहाँ रह गया? मुझे जल्दी वापस भी जाना है। तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। मेरा पुत्र को इस गठजोड़ की भनक भी लगी तो तभी तो मैंने तुमको यहाँ बुलाया है विशाला। तुम्हारे पुत्र नरकनाशक नागराज को नागद्वीप मूल क्षेत्र की सत्ता इसलिए नहीं मिली है कि वो दोनों का दुश्मन बनाए और हमारा काम बढ़ाए। सत्ता बनाए रखनी है तो नए मित्र बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तुम मुझे अपने मित्रों की एक सूची क्यों नहीं दे देते? उसको मैं क्या हुआ? किसी ने मुझे तक्षक नगर से जाते देखा था। इतनी पुरानी बात तुमको अब याद आई है? पुरानी बात नहीं है, घटना नई है। दशकों पहले घटी घटना नई कैसे हो सकती है? किसी ने मुझे समय धारा में अभी देखा है। उस समय मेरी गोद में नासक भी था। वो कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि नासक ही मेरा वो पुत्र है, तो हम दोनों के अतिरिक्त ये रहस्य जानने वाला वो तीसरा होगा। डोगा की मौत की बात कर रहे हो तुम? नहीं, हमारे सामने डोगा की हैसियत मच्छर से अधिक नहीं है। खून तो पी सकता है, पर एक बूंद से अधिक नहीं। गमत के विरुद्ध सारी कार्यवाही तुरंत रोक दो। वो इस युद्ध में हमारे साथ है, यानी मूल क्षेत्र के साथ है। उसने तुम्हारे भूतकाल को अभी देखा है, यानी वे जो भी है वर्तमान की ही प्राणी है। तब तो उसे मृत्यु का वरण करना ही पड़ेगा। परंतु ऐसा शक्तिशाली है कौन जो समय धारा में जाकर तुमको देख सके और तुम उसे ना देख सको? और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय काल में तुम्हारे पीछे गया ही क्यों? अब बाहर निकल लो गुरुदेव, वरना कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो हम हमेशा के लिए तुम्हारी इसी काठ की कोठरी में फंसे रह जाएंगे। वैसे भी आपने अभी कहा ना कि कोई समय धारा में हमारा पीछा कर रहा है। वो मेरा आभास था, गलत भी हो सकता है, पर हम तो ये देखने आए थे ना कि ये मणियाँ कहाँ से आई। अभी तो ये जाने बगैर अब मैं वापस जा ही नहीं सकता कि तू कौन है और वो भुजंगसेन तुझे देखकर चौंका क्यों। पर हम तो ये देखने आए थे ना कि ये मणियाँ कहाँ से आई। उसका उत्तर भी तेरी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। हमको तेरे जन्म के समय में जाना पड़ेगा, वो तो हमको पता नहीं। तो हम तक्षक राज के पिता वासुकीनाथ के मृत्यु के समय पर जाकर वापस आएंगे। मैंने कभी तक्षक राज की माँ को नहीं देखा, वे वासुकीनाथ की मृत्यु से पहले ही मर चुकी थी। अब तेरा जन्म वासुकीनाथ की और उनकी पत्नी की मृत्यु के बीच के कुछ सालों में ही हुआ होगा ना। और वासुकीनाथ की मृत्यु का वंशावली में दर्ज समय मुझे पता है। वहीं से हम 1 मिनट
मृत्युशैया पर वासुकीनाथ तक्षकराज से कुछ कह रहे हैं। ऐसी बातें सुनना बुरी बात है गुरुदेव। चलो निकलो यहाँ से। मुझे अपनी एक भूल का प्रायश्चित करना है पुत्र, और वो मेरे पुत्र होने के नाते तुमको ही करना है। आदेश दीजिए पिताजी। मैंने तुम्हारी माँ के जाने के बाद किसी और से प्रेम किया है। तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसलिए मैंने कभी भी उससे विवाह नहीं किया, परंतु उससे मेरी एक संतान है, मेरा दूसरा पुत्र, जिसका दायित्व तो अब तुमको उठाना होगा। मेरे पहले पुत्र को उसको उसका हक देना होगा। ये मेरा मृत्युपल का अनुरोध है। ऐसा ही होगा पिताजी। मैं वचन देता हूँ। वे कहाँ मिलेंगे? वहीं जहाँ तेरा बचपन में मैंने तुझे घुड़सवारी सिखाई। पिताजी। उफ, वो जगह तो मैं नहीं जानता। अब तक्षकराज के वहाँ जाने का इंतजार करना होगा और फिर उसका पीछा करना होगा। तुझे खुद की आदतों से नहीं लगता? मैं यानी तक्षकराज का सौतेला भाई हूँ। तुझे खुद की आदतों से नहीं लगता? पर तू इतना भावुक क्यों हो रहा है? ये तुझे सूट नहीं करता। क्या बात करते हो गुरुदेव? पहली बार तो अपने बाप को देखा है, वो भी मरते हुए। तो हो गया बस। सोचने दे मुझे। मैं तक्षकराज को जानता हूँ। तुझे तेरे पिता वासुकीनाथ के अंतिम दर्शन अवश्य कराएगा और तुझे लेने के लिए तक्षकराज जाएगा, पर गुप्त रूप से, एकदम अकेला। हमको बस उसका पीछा करना है और हम तेरे बचपन तक पहुँच जाएंगे। आ गए आप? मुझे लगा कि आपके आने तक मेरी सांसें समाप्त हो जाएंगी। तुम तो राजा लगते हो, पर कौन हो तुम? वे कहाँ हैं? तुमको मैं जानती हूँ। तुम तो राजा हो ना? हाँ, वे मेरे पिता थे। हाँ, वे मेरे पिता हैं, नहीं थे। राजा वासुकीनाथ अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। राजा वासुकीनाथ? असंभव। वे तो आम आदमी बनकर मिलते रहे और अब वे नहीं रहे। अब उनकी इस निशानी को तुम ही संभालो। मैं उनके पास। माँ, अरे सुनिए, ये तो चल बसी। मालकिन, ये दवाई। मालकिन, आप कौन हैं और मालकिन को क्या हुआ? मैं तक्षकराज, इनके पति, मेरे दिवंगत पिता राजा वासुकीनाथ थे। ये बच्चा मेरा भाई है, मेरे साथ जाएगा। पर तुम कौन हो? मैं इनका पुराना सेवक हूँ, बचपन से इनके साथ हूँ। मैंने घाट पर वासुकीनाथ के बारे में सुना है। दुख का विषय है। आपकी दुविधा में समझता हूँ। आप अपने भाई को लेकर जाइए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये रखो, ये माताजी की अंतिम क्रिया और तुम्हारे जीवन यापन के लिए काफ़ी होंगे, और दोबारा इधर मत आना। समझ गया मालिक? तो ये थी तेरी कहानी, जिसे जानने के लिए मैं मरा जा रहा था। देखा नहीं कितना छोटा था मैं? तुमको याद है अपनी इतनी छोटी उम्र की कोई बात? मेरी छोड़, मैं तो राह के पैबंद को मखमल। गुरुदेव, क्या हुआ? भूत गया? हाँ गया, तक्षकराज तो गया। अगर भविष्य में ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चला तो मैंने सावधानी बरती है। इसे ऐसे नक्षत्र में पैदा किया है कि ये अल्पायु होगा, काम करेगा और चला जाएगा। ये कौन थे? बात तो ये मेरे ही बारे में कर रहे थे, मुझे अल्पायु कह रहे थे। अल्पायु क्या होता है? ओह, यानी तेरी बुद्धि उस आयु तक ही विकसित होनी थी, पर देववश तूने अमृत पी लिया और मृत्यु को टालकर इनकी योजना को बर्बाद कर दिया। पर इनकी योजना थी क्या? मैं इसे पहचानता तो नहीं, पर इसकी आवाज़ मैंने कहीं सुनी है, बस ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे खतरा महसूस हो रहा है। अब यहाँ से निकलना होगा, वरना। अरे क्या हुआ? अवरोध? किसी ने अवरोध लगाया है। मैं अपने मानस रूपों को अपने शरीर तक नहीं ले जा पा रही हूँ। मैं अपने मानव स्वरूप को अपने शरीरों तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। अवरोध? यानी हम यहाँ पर फंस गए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ?
अब हमको ना जाने कब तक यहीं पर रहना पड़ेगा और उस समय का उपयोग हम आपका अतीत जानने के लिए कर सकते हैं। मेरा अतीत? वो क्यों? आप इतना तक्षक नगर और इसके इतने समय काल में घूम चुके हैं गुरुदेव, पर अभी तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। हम सभी के रूप यहाँ मौजूद हैं, तो तुम अभी तक दिखे क्यों नहीं? कौन हो तुम गुरुदेव? तू इतना मूर्ख भी नहीं है जितना मैंने समझा था नागपासा। लेकिन फिलहाल इस अवरोध लगाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। मेरे बारे में बाद में जान लेना। द्रोण आर पार की लड़ाई के मूड में है ध्रुव। हमें इसे नष्ट करना होगा या ये हमें नष्ट कर देगा। हमारा गुरु है ये नागराज, गुरु पर कैसे वार करें। वैसे भी हमको दिव्यास्त्र इसी ने तो सिखाए हैं, इसलिए इसके पास हमारे हर वार की काट होगी ही। बात तो सही है, गुरु पर घातक वार करना सही नहीं होगा। फिर क्या गुरु दक्षिणा में हम अपने प्राण दे दें? देने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ले लूँगा चक्रशूल द्विगुना से। पेड़ों की आड़ लो ध्रुव, बाल बाल भी नहीं बचे, ये तो बहुत धारदार है। द्रोण से हम दिव्यास्त्र युद्ध में नहीं जीत सकते, क्योंकि वो इनका प्रयोग उतनी ही आसानी से कर सकता है जितनी आसानी से मैं सर्प रस्सी या तुम स्टार लाइन पर झूलते हो। गुड, तो फिर द्रोण के विरुद्ध हम वही क्यों ना करें जो हम आसानी से कर सकते हैं। क्या ये झूलना? तुमने ही तो कहा ना, तुम कहीं भी छिप नहीं सकते शिष्यों। तुम्हारी प्राण दक्षिणा तो मैं लेकर ही रुक जा नागराज, वरना मुझे प्राण दक्षिणा अगर तेरी पीठ के रास्ते लेनी पड़ी तो वो भी मैं। ध्रुव, अब मैं तुझे। कुछ देर तक ये सिलसिला जारी रहा। ये द्रोण तो उन दोनों पर दया दिखा रहा है, नरमी से लड़ रहा है। शायद तुमको स्वर्ण नगरी की जनसंख्या कम करनी है मंत्री। नहीं, मैं इसके जैविक रोबोटिक कोड को ओवरराइड कर देता हूँ। फिर ये स्वयं निर्णय ना लेकर सिर्फ हमारे आदेश का पालन करेगा। बस बहुत हो गया। द्रोण के देवा युद्ध से एक अस्त्र निकलकर भूमि में समाता चला गया और पूरे क्षेत्र में विचित्र आयुध के पौधे भूमि से उगने लगी। अब धारावाली आयुध तुम दोनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा जब तक तुम दोनों के चीथड़े नहीं उड़ जाते। उफ, इस धारावाली को दूसरे दिव्यास्त्र आसानी से काट सकते हैं। इस दिव्यास्त्र की काट तो मिल जाएगी, लेकिन फिर द्रोण और शक्तिशाली देवायुध का संधान करेगा, हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। सही कहा, मैं नाग शक्ति से भी द्रोण का सामना कर सकता। ये काम बस तुम ही कर सकते हो नागराज, और कोई द्रोण के आगे एक पल भी नहीं टिक सकता। मैं गुरु द्रोण को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम बस बचे रहना। कोशिश ज़रूर करूँगा। और फिर एक असंभव युद्ध की शुरुआत हुई। एक अमोघ अस्त्र था और दूसरा अचल पर्वत। सावधान द्रोण, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा, पर उन्हें पंगु बनकर जाने पर मजबूर अवश्य कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें किसी एक न एक को तो हार माननी ही थी। और दोनों ही बाध्य थे, नागराज गुरु पर घातक वार करने के लिए और द्रोण नागराज और ध्रुव को मारने के आदेश का पालन करने के लिए। ये तो ब्लैक एनर्जी है, यानी अब तुम ब्लैक पावर के आदेशों का पालन कर रहे हो द्रोण। बुरी खबर है ना? मौत की खबर हमेशा बुरी ही होती है, अपनी खुद की मौत की तो सबसे अधिक। खबर बुरी है, पर तुम्हारे लिए द्रोण, जिस ब्लैक एनर्जी से तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर चुका हूँ। ओह, मौत के सामने सेखे नहीं बखारते शिष्य, क्योंकि मौत के पास लाख तरीके होते हैं। ब्लैक एनर्जी ना सही तो देव ऊर्जा सही, प्राण दक्षिणा तो देनी पड़ेगी तुझे भी और शिष्य ध्रुव को भी। उफ, अब ये भूमि पर बालियों की तरह उगने के साथ साथ पेड़ों पर फल फूलों की तरह भी उगने लगे हैं। अब पेड़ों की आड़ भी सुरक्षित नहीं रही। जो सोचना है जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना द्रोण हमसे गुरु दक्षिणा वसूल ही लेगा। बस और कष्ट नहीं दूंगा। कुछ ही पलों में शरीर तुम रखना और तुम्हारे प्राण मैं रखूंगा। उफ, ये सारे धारावाली एक साथ मुझ पर निशाना साध रहे हैं।
अब ये एक साथ मुझ पर मृत्यु किरण बरसाएंगे और ऐसा होते ही तुमको शर्म से जमीन में गिर जाना चाहिए नागराज। ध्रुव और नागराज एक दूसरे के इशारे बखूबी समझते थे। दर्जनों मृत्यु किरणें ध्रुव का निशाना बनाने के लिए लपकी, लेकिन अब उनके और ध्रुव के बीच द्रोण का वो शरीर था जिसको नागराज ने खुद तो हिलने का अवसर नहीं दिया था, लेकिन खुद सर्प सुरंग बनवाकर किरणों के रास्ते से अलग हट गया था। द्रोण खुद अपने ही वार का निशाना बन गया था। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी। द्रोण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, मुझे उसको वापस बुलाना होगा तुरंत। कहीं और किसी और को भी गहरी चोट लगी थी दिल पर। मार दो मुझे, मुझसे अच्छा तो रावण था, कम से कम उसने अपनों से तो दुश्मनी नहीं की थी। मैं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा शैतान हूँ, सबसे बड़ा। गलत डैड, सबसे बड़े शैतान आप नहीं हैं, आप तो मार देते हैं। सबसे बड़ा शैतान तो जिंदा रखता है, तड़पाता है, हर पल उस मौत का एहसास कराता है जो तड़पने वाला पाना चाहता है, और पर वो मौत उसे नहीं मिलती। मैं हूँ आपसे भी बड़ी शैतान कमांडर नताशा। अब नो बैटरीज नो पावर डैड, अब पता चलेगा। अब अपने बाएं हिस्से को आप बायो एनर्जी और नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी से ही चला पाएंगे। 500 किलो के वजन को हर 4 कदम पर सांस लेने रुकेंगे, और फिर एक दिन मैं वो भी बंद कर दूंगी। और ये सिर्फ जलज का बदला है डैड, ऋषि का हिसाब तो मैं आपको दोबारा जिंदा करके लूँगी। मैं बदल गया हूँ, पूरी तरह से बदल गया हूँ, पर तुमसे किसी रियायत की उम्मीद नहीं है, मुझे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपका भरोसा तो शैतान भी नहीं करेगा। इंसान तो करेगा ना, नक्षत्र करेगा, भरोसा भी करेगा, क्योंकि मैं उसको रोबो सिटी का कंट्रोल देता हूँ। ये लो नक्षत्र, मेरा पर्सनल प्रोसेस कार्ड। ये लो नक्षत्र, मेरा पर्सनल प्रोसेसर कार्ड। इसमें रोबो सिटी के हर कमांड के साथ साथ हर रोबो सैनिक में फिट चिप का कंट्रोल भी है। आप अपना राजपाट किसी दूसरे को देंगे? कभी नहीं, असंभव, ये चिप फेक है। नहीं नताशा, मैं इस चिप को पहचानता हूँ, यही लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, ये काम कर रहा है। पर इस पर तो नताशा का हक होना चाहिए, नताशा, जलज और ऋषि का। नताशा को दिया तो वह इसे ध्रुव को दे देगी, और फिर ध्रुव के हाथों से ये उसके पास पहुंच जाएगी, जिसने रोबो सिटी हथियाने के लिए पहले हमारे सिर्फ फाइनेंसर ग्लोबल बैंक के जनरल मैनेजर सिप्ना पर लोन वसूलने के प्रेशर डाला, और फिर सिप्ना, मेरे डैड, मेरे दोस्त सिप्ना, तुम्हारे डैड कैसे? तुम्हारा पिता तो मुझे गोद लिया था उन्होंने, वे मेरे जैसे कई अनाथ बच्चों के डैड थे, हर ख्वाहिश पूरी की मेरी, पर उन्होंने तो सुसाइड किया था। पिस्तौल उसकी थी, पर गोली किसी और ने चलाई थी। किसने? पुरानी बात है, भूल जाओ बस। अब रोबो सिटी को ऐसे चलाना कि इस पर जो रोबो नाम का कलंक लगा है वो धुल जाए। तुम और मम्मी श्वेता तो यहीं रहेंगे। नताशा और ऋषि, जलज भी इस सिटी में अपनी मर्जी से जब तक चाहे रह सकते हैं। मैं बाकी जीवन चिन्ना के जंगलों में गुजारूंगा। बस ये सिटी ध्रुव के हाथों में नहीं जानी चाहिए, वरना सिप्ना की मौत बेकार जाएगी। कौन है गोली चलाने वाला वो हाथ? ध्रुव कौन लगता है उसका? मैं अब किसी युद्ध का कारण नहीं बनूंगा। चाहो तो स्वयं पता कर लो, वरना मेरी सलाह है कि जो सुना है भूल जाओ। विदा डैड। रो क्यों रहे हो? रोबो जैसा दोस्त मिला है तुम्हें, जिसने पूरा साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दिया। ये सब तुम्हारा है। मैंने कहा था ना रोबो से, तुम हमेशा ध्रुव से प्रतिस्पर्धा करते हो ना। लो, आज रोबो प्रेम में तुमने ध्रुव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। नक्षत्र को ताना क्यों मार रही हो नताशा? रोबो ने खुद ही बताया ना कि तुमको रोबो एम्पायर क्यों नहीं देना चाहते। इसमें तुम भैया और नक्षत्र का कंपैरिजन क्यों कर रही हो? मुझे रोबो एम्पायर अगर चाहिए होता तो इसे मैं खुद ले लेता बहुत पहले। मुझे अब बस अपने गॉडफादर सिप्ना के हत्यारे से इस सिटी को बचाना है। वादा करो तो मैं अभी इस सिटी को छोड़ दूंगा श्वेता के साथ।
सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, हम सिर्फ आपका आदेश मानेंगे। सुप्रीम रोबो ने अगर रोबो सिटी आपको सौंपी है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। देख लिया रोबो रोबो फ्रेंड, तुम भी अब रोबो के सीनी सिटी के पार्टनर बन गए हो। तब तो ध्रुव को तुमसे कभी दोस्ती और शादी नहीं करनी चाहिए थी नताशा। ये तो रोबो की सिर्फ एक सिटी है, तुम तो उसकी बेटी हो, उसका खून। मैं अपने रोबो नाम के कलंक को धोने की लगातार कोशिश कर रही हूँ नक्षत्र, दूर जा रही हूँ रोबो से, पर तुम तो उसके पाप के दलदल में अपनी मर्जी से धंस रहे हो। तुमने अपने ऊपर लगे कलंक को धोया नताशा। नक्षत्र और मैं इस सिटी पर लगे कलंक को धोएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, रहना या जाना तुम्हारा डिसीजन है। जा रही हूँ श्वेता, पर वापस आने के लिए इस सिटी का कलंक तो मैं ही धोऊंगी धमाके के साथ। चलो ऋषि जलज। ध्रुव के परिवार में गहरी दरारें पड़ रही थी और वो इन सब से अनजान था। द्रोण ना जाने कहाँ गायब हो गया है नागराज, और वो बच्चा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ वही नहीं, उन रोबोल्फ की सेना का भी कोई चिन्ह नहीं है। मेरे सर तक कोई चिन्ह ढूंढने में नाकाम रहे। ये क्या, इतना भीषण भूकंप कैसे आ गया? नवनिर्मित नागप्रस्थ के नवनिर्वाचित महाराज बिसांग के राज तिलक पर आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति नागप्रस्थ के साथ आपकी मित्रता का प्रतीक होगी और विश्व में शांति स्थापित करने में अमूल्य योगदान। बिसांग, ये क्यों किया तुमने? निमंत्रण पत्र को क्यों काट दिया? क्योंकि मैं आपका दिल काट कर नहीं दिखा सकता कि उसमें क्या है। अर्थात ये निमंत्रण पत्र है, इस पर मेरी जगह नागराज लिखा होना चाहिए। क्रमशः बिसांग का अचानक बदला निर्णय इस महागथा में क्या तूफान लेकर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नागपाशा और गुरुदेव के रहस्य और गहरा गए हैं और किसी ने उनकी वापसी पर अवरोध लगा दिया है और वे काठ की नगरी में ही फंस कर रह गए हैं। मूल क्षेत्र अब विशाला के प्रतिनिधि नरकनाशक नागराज के अधीन है, तो स्वर्ण नगरी अब कालीबान और ब्लैक पावर्स के कब्जे में है। सभी पुण्य आत्माएं वापस जीवित तो हो चुकी है, किंतु एक महायुद्ध उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां उन्हें शत्रुओं के साथ ही मित्रों से भी लड़ना होगा। डोगा की बलि चढ़ाई जा चुकी है, क्या किसी और की भी बलि लेगा ये बलि पर्व? प्रतीक्षा कीजिए इस महायुद्ध के अगले खंड की। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले खंड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप सपोर्ट जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। और मैं ये नई कॉमिक्स इतनी जल्दी इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सुपर थैंक्स करने के लिए जो है वो आप कोई भी वीडियो मेरी देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक डिसलाइक का जो रो होता है उसी लाइन में थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, मतलब उसी रो में जहाँ पे लाइक डिसलाइक होता है ना, उसी के ठीक बगल में ही आपको सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कि किसी को भी सुपर थैंक कैसे करते हैं, तो इससे आप सुपर थैंक्स के जरिए आप मदद कर सकते हैं। या आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमारी सदस्यता लेकर के आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके नई कॉमिक्स के एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। वे क्या थे, क्या बन गए, वे क्या बनेंगे। डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, क्या पता शायद ध्रुव यूनिवर्स से मिलने का ये आखिरी मौका है या नहीं। एक तरफ है ध्रुव और उसका प्यार और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया। दांव पर लगा है इस दुनिया का भाग्य। तुम ये क्या कर रहे हो धनंजय? नताशा मर जाएगी, मुझे छोड़ो नक्षत्र। तुम आकाश तो क्या पाताल में भी जाकर सगाई करने की कोशिश करोगे तो धनंजय वहां भी जाकर रोकेगा तुम्हें। अधूरा ही रहेगा तुम्हारा प्रेम ग्रंथ। लेट द गेम बिगिन। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा शीघ्र प्रकाशित। और हाँ, इस कॉमिक्स का प्राइस जो है 449 का है, तो आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आप जहां से चाहे वहां से बाय कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी दिया गया है www.rajcomics.net, तो आप यहाँ से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी वेबसाइट है, कॉमिक्स अड्डा है, बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। मुझे ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।